Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our UP PCS Mains Mock Test Series. आज जो हम टेस्ट 11 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस सेशन में अप टिल क्वेश्चन 6 जो है प्रोमिनेंटली डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चन नंबर 7 को डील करेंगे, जो कि सेक्शन ए ऑफ दिस टेस्ट पेपर है, जिसको फॉर 8 मार्कर क्वेश्चन है. ये 8 मार्कर क्वेश्चन और हमें 125 वर्ड में लिखना है. Now the question number 7 talks about explain the constitutional role of Uttar Pradesh Public Service Commission in the recruitment process. Explain the constitutional role of Uttar Pradesh Public Service Commission in the recruitment process. भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संवैधानिक भूमिका स्पष्ट कीजिए. एक 8 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 125 वर्ड्स. नाउ एस यू नो कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट लेवल पे प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस एग्जाम के लिए हम अपियर हो रहे हैं प्रोमिनेंटली. तो रिक्रूटमेंट से ही डील करता है ये एग्जाम. तो उसी के डायमेंशन में हमें रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें हमें ब्रॉडली डील करना है. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को, इंट्रोडक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हाउ वी विल अप्रोच. नाउ एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोमिनेंटली इन पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोमिनेंटली पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिक आर्टिकल्स 315 टू 323 ब्रॉडली जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अलॉन्ग विथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो है ब्रॉडली डील करता है. यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोमिनेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होता है. एंड स्टेट लेवल पे जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं उनका रिक्रूटमेंट थ्रू दो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. एंड प्रोमिनेंटली इन द रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट. तो ये जो है आपके पार्ट 14 इन एंड आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन है. दैट मीन्स यूनियन उत्तर प्रदेश Public Service Commission is an constitutional body as enshrined in part 14 of Indian Constitution specifically mentioned in article 315 to 323, right? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये मेंशन कर दिया कि यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. और जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिनेंटली जो है इससे डील करते हैं. तो इंट्रोडक्शन के प्रेमाइस पे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को एज अ फैक्ट इनपुट दे के अपने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को बिगिन करेंगे. नाउ इसके स्पेसिफिक ब्रॉडर रोल पे आते हैं. द कमीशन हैज vital role in ensuring efficiency, meritocracy, and administrative capability in the individuals needed for execution of पब्लिक पॉलिसी और एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ भी हम डाल सकते हैं इन द ब्रॉडर डायमेंशन. कि फर्स्ट डायमेंशन हमने मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, जो रेफर करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. एंड सेकंड पार्ट ऑफ जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट, जो मेन बॉडी ऑफ द आंसर को फ्लो करता हुआ आएगा, जो मेन बॉडी ऑफ द आंसर से फ्लो करता हुआ आएगा, उसमें हमने स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस लिए? एफिशिएंसी लाने में, राइट। एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी कैसे आएगी? जो रिक्रूटमेंट है वो मेरिटोक्रेसी के बेस पे, यानी कि मेरिट के बेस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, राइट। मेरिट के बेस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, और ब्रॉडर उसका पर्पस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को इंश्योर करना, ताकि ब्रॉडर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज प्रोग्राम, या फॉर दैट मैटर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इन गवर्नमेंट इन पब्लिक ऑफिशियल्स के थ्रू हो सके। इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है प्ले करता है। नाउ ऐसे तो हम इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर लेगा। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आते हैं रिगार्डिंग रोल ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट। तो हम अपने इस इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडिंग डालेंगे, रोल ऑफ यूपीपीएससी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एज एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रॉडली जो है हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग देयर रोल, उनको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि इन पब्लिक सर्विस कमीशन के या प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या ब्रॉडर रोल है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस एग्जाम के लिए हम अपियर हो रहे हैं, राइट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए? फॉर कैंडिडेट्स इन अपर सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज, राइट। इनके लिए प्रोमिनेंटली जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीपीसीएस बोलते हैं, यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के लिए जो है रिक्रूटमेंट करती है, जो कि प्रोमिनेंटली डील करता है एन नंबर ऑफ सर्विसेज, जस्ट फॉर एग्जांपल एसडीएम के लिए, डीएसपी के लिए, राइट, एसडीएम डीएसपी अलॉन्ग विथ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड एन नंबर ऑफ नायब तहसीलदार और फॉर दैट मैटर तहसीलदार। ऐसे जो अपर सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उनको प्राइमरली जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है रिक्रूट करता है। नाउ बियॉन्ड दिस जर्नलिस्ट पोस्ट, प्रोमिनेंटली ये जो पोस्ट है वो जर्नलिस्ट है, राइट। हर एक कॉमन ग्रेजुएट के लिए कॉमन है, लेकिन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है थ्रू दिस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी, स्पेशलिस्ट पोस्ट इन द सेंस जस्ट फॉर एग्जांपल जो मेडिकल सीट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग विंग के जो भी ऑफिशियल्स हैं, राइट, लाइक जूनियर इंजीनियर हुए, असिस्टेंट इंजीनियर हुए, एई जूनियर इंजीनियर, या फिर मेडिकल में जो है आपके डॉक्टर्स हुए, राइट, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स, उनका रिक्रूटमेंट भी थ्रू दिस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोमिनेंटली जो है थ्रू दिस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट के बिहाफ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एज एन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सब्सिक्वेंट नेक्स्ट पॉइंट्स की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में भी इन द रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में एक ब्रॉडर पैरामीटर है प्रमोशन का। सर्विसेज में रिक्रूट तो हुए, लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद जो है एट ए ग्रेजुअल टाइम पीरियड के बाद जो है प्रमोशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है गवर्नमेंट एक ऑफिशियल के लाइफ में, राइट। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इट प्रोवाइडेड एडवाइजेस रिगार्डिंग प्रमोशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज और फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट, जो भी प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जो है रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ प्रमोशन जो है प्रोमिनेंटली जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक ब्रॉडर रिक्रूटमेंट के रोल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्रमोशन में एडवाइस करता है। सब्सिक्वेंटली कुछ और इंपॉर्टेंट रोल जो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन प्ले करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को हेल्ड करने भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्ले करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई एक ऑफिशियल जो है एक पर्टिकुलर हायरार्की पे डायरेक्टली रिक्रूट हुआ है, लेकिन फर्दर इन द हायर एक्लियन फर्दर जो है
अपने पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है एक इंडिविजुअल को, तभी उसको पास करके वो एक सब्सिक्वेंट प्रमोशन या हायर अथॉरिटी या हायर पोजीशन पे जाएगा, राइट। तो उसके लिए जो है, उसके लिए जो ऐसे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को भी प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंश्योर करता है कि मेरिट को इंश्योर करते हुए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाए, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाए। तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बियॉन्ड द डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स। कोई एक ऑफिशियल है, पर पर्टिकुलरली अपने किसी डोमेन में उसका जो परफॉर्मेंस है, रोल है, क्वेश्चनेबल मार्क लगा हुआ है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है प्रोमिनेंट जो है एडवाइसेस प्रोवाइड करता है, जो कि ब्रॉडली मेरिटोक्रेसी और साथ साथ एक डिसिप्लिन बिहेवियर ऑफिशियल्स में बना रहे, उसको जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एज एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रॉडर रोल्स हैं उनमें रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में प्रोमिनेंटली जो एक्टिवली ऐसे रोल प्ले करता है। इसका पूरा कोर पर्पस जो है एज मेंशन कि एक ट्रांसपेरेंट वे में मेरिट को प्रमोट किया जाए, मेरिट को प्रमोट किया जाए, एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो रिजर्वेशन के जो मेजर्स हैं, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, राइट, एन नंबर ऑफ वैकेंसीज जो भी आ रही, कितनी सीट्स आपकी जो रिक्वायर्ड है रिजर्वेशन के लिए, विथ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योरिंग की मेरिटोक्रेसी जो इंश्योर रहे, और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पे प्रोमिनेंटली जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। तो ये ब्रॉडर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो भी एनुअल कंडक्ट है, वो गवर्नर द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पे जो प्रोमिनेंटली जो एनुअल रिपोर्ट जो प्रेजेंट की जाती है। तो एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का भी जो मेजर है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में थ्रू दिस मेजर जो प्रोमिनेंटली इंश्योर होता है। thus उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट ensures administrative efficacy with accountability, transparency, and ensuring in the end that the officials appointed are on due parameters of meritocracy, ensuring well-being and वेल एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एंड में कंक्लूजन में हम दे सकते हैं कि ऐसे जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है प्रोमिनेंटली इंश्योर करता है कि उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी हुए हैं, और वो लार्जली जो है ये इंस्टीट्यूशन एक अकाउंटेबल, एक ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू दिस मेजर जो है इंश्योर होती है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किए हैं, वो ब्रॉडली हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रोमिनेंटली हम डिस्कशन करेंगे। The question talks about discuss the constitutional provisions regarding the official languages of Uttar Pradesh. Official language of Uttar Pradesh के डायमेंशन में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 8 मार्कर क्वेश्चन फॉर 125 वर्ड्स। तो ज्यादा डीप डिस्कशन हम नहीं करेंगे, प्रोमिनेंटली टू द पॉइंट प्रेसाइज अपने इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को हम डिस्कस करेंगे, राइट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट प्रोमिनेंटली विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, उसमें हम देखेंगे। इसके लिए हमें जो है ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, राइट। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है, कब अडॉप्ट किया गया, उस पर जो हमें एक ब्रीफ सा फैक्चुअल आइडिया होना चाहिए। एंड सब्सिक्वेंट फिर हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के बारे में जो है यहां पे रेफर करना। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस क्वेश्चन के अगर इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in
part 17 of the Constitution from Article 343 to 351 specifically talks about official languages of state, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोमिनेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, राइट, प्रोमिनेंटली पार्ट 17 from article 343 to 351 specifically it talks about official languages of the state, and it gives due discretion or liberty, to states regarding their ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राइट। तो प्रोमिनेंटली हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक ब्रीफ सा ब्रॉडर रेफरेंस यहां पे प्रोवाइड कर दिया है कि पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर विद द स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 343 टू 351 प्रोमिनेंटली जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट के बारे में ब्रॉडली डील करता है, राइट, ब्रॉडली डील करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यू डिस्क्रिशन और लिबर्टी स्टेट्स को प्रोवाइड करता है, रिगार्डिंग चॉइस ऑफ देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट। नाउ ये तो हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे कोर डायमेंशन है, स्टेट फॉरवर्ड हमें एड्रेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे स्टेट फॉरवर्ड। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टेट फॉरवर्ड हेडिंग डालेंगे, स्टेट फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस regarding official language of उत्तर प्रदेश, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए क्या उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन किए गए, उसमें जो हम स्पेसिफिकली जो है मेंशन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 345, तीन आर्टिकल्स प्रोमिनेंटली हम यहां पे डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 345 एंड आर्टिकल 346 एंड 347, राइट। आर्टिकल 346 एंड 347 ये तीन आर्टिकल्स प्रोमिनेंटली जो है वो आपके किसी भी स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में प्रोमिनेंटली डिस्कस करते हैं, राइट। फर्स्ट आपका जो आर्टिकल 345 जो है ये स्टेट को ड्यू डिस्क्रिशन प्रोवाइड करता है, रिगार्डिंग अडॉप्शन ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस as official language of state, right। आर्टिकल 345 जो है मैंडेट करता है, इसी रेफरेंस में इन द ईयर 1951 उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है, उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से, राइट, इट रिकॉग्नाइज इनिशियली हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है थ्रू द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 345 के रेफरेंस में उत्तर प्रदेश ने इन द ईयर 1951 उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को जो है हिंदी और प्रोमिनेंटली हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है, राइट, हिंदी मोर स्पेसिफिक इन देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट जो है प्रोमिनेंटली रिकॉग्नाइज किया, राइट। तो एक अपना स्टेट जो है ये उत्तर प्रदेश ने जो है इन द ईयर 1951 थ्रू दिस एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951 जो हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एक्ट रिकॉग्नाइज किया। सब्सिक्वेंट
आर्टिकल 346 जो बात करता है रिगार्डिंग लैंग्वेज जो कि यूज किया जाएगा फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी, वो आर्टिकल 346 प्रोमिनेंटली जो है, आर्टिकल 346 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिनेंटली इससे जो है डील करता है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने भी प्रोमिनेंटली हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को जो है, राइट, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है थ्रू आर्टिकल 346 जो है इंश्योर किया हुआ है। तो ये एक थर्ड डायमेंशन है, राइट, थर्ड डायमेंशन है। एंड सब्सिक्वेंट आर्टिकल 347 जो है स्पेसिफिकली टॉक्स करता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो है एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो किसी स्टेट की प्रोमिनेंटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अगर वो बोलती है, राइट, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है if it speaks a certain language, तो उसका recognition as an official language of an state, it can be done, right। तो prominently initially जो है हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ऑफ ए लेटर स्टेट जो है उर्दू टू was recognized as a second official language of Uttar Pradesh, all because more than 10% of the population of Uttar Pradesh prominently uses उर्दू एज इट्स लैंग्वेज। तो उत्तर प्रदेश में जो है सेकंड लैंग्वेज जो है दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है, राइट। तो प्रोमिनेंटली इन द ईयर 1951 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदी को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन लेटर जो है उर्दू वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो दीज आर द ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन जिसमें ब्रॉडली जो है हमें स्टेट के उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, ऑल दो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 से 351 तक मेंशन किया हुआ, जिसमें मदर टंग की जो लैंग्वेज है या हिंदी का यूज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन किए गए। लेकिन प्रोमिनेंटली स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इन तीन आर्टिकल्स का रेफरेंस क्वाइट प्रोमिनेंट हो जाता है। 345 में डीपर रेफरेंस दिया हुआ कि स्टेट जो है, एक स्टेट के पास एक डिस्क्रिप्शन है अपनी किसी लैंग्वेज को जो है प्रोमिनेंटली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि स्टेट में जो भी ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं वो उस लैंग्वेज में हो। तो आर्टिकल 345 मैंडेट करता है। आर्टिकल 346 ये मैंडेट करता है कि एक स्टेट, एक प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ कम्युनिकेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, तो किस लैंग्वेज में करेगी, व्हाट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आर्टिकल 346 में ये मैंडेट किया गया है, जिसमें प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हिंदी एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज रखा गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। एंड सब्सिक्वेंटली इन द एंड आर्टिकल 347 में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई एक भाषा है जो प्रोमिनेंटली एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन 10% या 10% से ज्यादा बोल रही है, तो उसको भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसिडर किया जा सकता है। उसी रेफरेंस में उत्तर प्रदेश में जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो प्रोमिनेंटली जो है उर्दू है। तो इन तीन डायमेंशंस का रेफरेंस देके हम इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट में ब्रॉडर जो है हम किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट के बारे में प्रोमिनेंटली मेंशन किया है, एक फैक्चुअल इनपुट हमने प्रोवाइड कर दिया। दस इन द एंड पार्ट वी कैन मेंशन लैंग्वेज displays an effective tool for communication between states and government। state and government के बीच में एक effective means of communication serve करता है लैंग्वेज। however Urdu, Hindi and Urdu being an official language of Uttar Pradesh reflects its deep pluralistic and diverse society, reflecting its unity in diversity in the adoption of official language of the state। यानी कि हिंदी और उर्दू का अडॉप्शन जो है एक लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म के बारे में जो है एक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है प्रोमिनेंटली, कि यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों को अडॉप्ट किया गया, जो कि ब्रॉडर उत्तर प्रदेश के कल्चरल इथोस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड द ब्रॉडर एक्सटेंट, इतने वाइडर कल्चरल इथोस के होने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश के सिविलाइजेशन या लोग हैं एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव से एकजुटता एकता के साथ रहने में थ्रू दिस ऑफिशियल लैंग्वेज का अडॉप्शन एक डीप मोटो जो है, डीप मोटो ऑफ उत्तर प्रदेश जो है रिफ्लेक्ट करता है। तो कंक्लूजन में दीज आर द पॉइंट्स वी कैन मेंशन, और इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को इन 125 वर्ड जो है प्रोमिनेंटली हम ऐसे समराइज करके जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द फैक्चुअल पार्ट विद द इंट्रोडक्शन, और जो कंक्लूजन में हम ये प्लूरलिज्म अलॉन्ग विद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ये सारी चीजें मेंशन करके इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को जो है हम क्लोज कर सकते हैं। Proceeding towards our next question that is question number 9. Question number 9 talks about evaluate the effectiveness of Panchayati Raj system in promoting grassroots democracy in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने में पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। We have to address the effectiveness of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश prominently कि कितना इफेक्टिव रहा है रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन फॉर 125 वर्ड, 125 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को इंट्रोड्यूस करते हुए कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन हमें मेंशन करना क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश एज यू नो कि उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंटली जो है एक 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसमें मोर देन 78% ऑफ द पॉपुलेशन 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो है प्रोमिनेंटली रूरल एरियाज में रहती है, राइट, रूरल एरियाज में रहती है। यानी कि उत्तर प्रदेश मेजरली जो है एक रूरल स्टेट है, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रह रही है। तो ऐसे रूरल पॉपुलेशन जब गांव में रह रही है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर स्टैब्लिश रिगार्डिंग गवर्नेंस ऑफ रूरल एरियाज बन रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस क्वाइट क्रूशियल हो जाती है। इसी डायमेंशन पे गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस through 73rd Constitutional Amendment Act in 1992 regarding पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है, एंड इसी पर्सपेक्टिव में उत्तर प्रदेश में अराउंड 58,189 जो है ग्राम पंचायत एट द रूरल लेवल है, राइट, अराउंड 58,000। और 800 के अलावा जो है 800 के अराउंड जो है रफली अराउंड 800 पंचायत समितिस और फिर दैट मैटर ब्लॉक लेवल पे जो है अराउंड 800 है। सब्सिक्वेंट 75 जिला परिषद जो है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली थ्रू दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोकल गवर्नेंस में क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ ये तो कुछ फैक्ट एंड डेटा हो गया। अब इसके इंट्रोडक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इन्हीं फैक्ट का यूज करेंगे, राइट। विल यूज दिस फैक्ट प्रोमिनेंटली। उत्तर प्रदेश यूपी विथ मोर देन 78% of the population living in rural areas, thus with 73rd Constitutional Amendment Act regarding panchayats, thus the role of panchayats यहाँ पे I just missed out, the role of panchayat with 73rd Constitutional Amendment Act becomes quite crucial in ensuring grassroots लेवल डेमोक्रेसी, राइट। तो ऐसे जो हम इंट्रोडक्शन को प्रोमिनेंटली यूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है प्रोमिनेंटली 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहता है, एंड सब्सिक्वेंट विद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करती है, उनमें जो है उनका रोल जो है क्वाइट प्रोमिनेंट हो जाता है। किस पर्सपेक्टिव से? ensuring grassroots level democracy, thus एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट हम यहाँ एड्रेस लिख सकते हैं, thus
thus UP have around 58,000 ग्राम पंचायत, 800 पंचायत समितिस and around 75 जिला परिषद as mandated by यूपी पंचायती राज एक्ट। यूपी पंचायती राज एक्ट के मैंडेट को आपने, यूपी ने जो है लॉ फ्रेम किया है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जो है एक लीगल डायमेंशन देने के लिए, उस प्रोमिनेंट डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से मोर देन 58,000 जो ग्राम पंचायत हैं, 800 के अराउंड जो है 800 के अराउंड जो है आपकी जो है पंचायत समितिज हैं, रफली जो है अराउंड जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है 75 जो है जिला परिषद है, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को प्रोमिनेंटली जो है इन्फोर्स करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर 58,189 है, राइट। एग्जैक्ट फिगर की बात करें कि एग्जाम में अगर आप भूल जाते हैं तो यू कैन राइट दिस की नियर टू अराउंड 58,000, राइट। तो दीज आर द फैक्चुअल डायमेंशन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन के बॉडी ऑफ द आंसर में आते हैं रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इन उत्तर प्रदेश। इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हेडिंग डालेंगे इफेक्टिवनेस, जिसमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एड्रेस करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन ensuring grassroots level democracy। डेमोक्रेसी क्या है? ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी, एम्पावरिंग पीपुल, राइट, एम्पावरिंग पीपुल इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, राइट। तो प्रोमिनेंटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश हैव empowered people at local level regarding what? Regarding political participation, participation in decision making, right, participation in decision making। तो सबसे पहला तो जो एम्पावर किया है एट द लोकल लेवल, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, प्रोमिनेंटली डिसेंट्रलाइजेशन या डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन along with devolution of the power to local level, subsequent grassroots level पे सोशल इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट कर रहा है। सोशल इंक्लूसिविटी कैसे प्रमोट हो रही है? प्रमोटिंग सोशल इंक्लूसिविटी through Panchayati Raj institution, the marginalized section of the societies like women, members from scheduled caste, scheduled tribe and OBC category, other backward class categories gets due representation through measures like रिजर्वेशन जैसे मेजर्स ये इंश्योर करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोमिनेंटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हो, तो सोशल इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। बियॉन्ड थ्रू दिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इट ensures इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे इंश्योर हो रही है? थ्रू दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो प्रोमिनेंटली ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इन उत्तर प्रदेश को इंश्योर कर रही है।
All because कि this Panchayati Raj institutions are playing important role in implementation of schemes like Manrega that ensures for 100 days of work, 100 डेज ऑफ वर्क जो है मैंडेट करती है। और इस मनरेगा के थ्रू जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जो सोशल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, पॉन्ड्स या प्लांटेशन, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं थ्रू दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये इंश्योर किया जा रहा है कि ब्रॉडर इकोनॉमिक वायबिलिटी हो। मनरेगा जैसा स्कीम जो है, बियॉन्ड दैट आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन जो आपके उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है रिगार्डिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की एसेसिबिलिटी के लिए, उसमें या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान में इट हैज एंश्योर्ड कि ये स्कीम जो इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट हो सके। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक वायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। बियॉन्ड फर्दर थ्रू स्कीम्स लाइक सोशल ऑडिट के थ्रू प्रोमिनेंटली जो है जो ब्रॉडर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हेल्प कर रही है किस चीज में, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ब्रॉडर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में हेल्प करती है। अब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज या प्रोग्राम एट द रूरल लेवल अगर इंप्लीमेंट हुआ है, ऑन पेपर ये रिफ्लेक्ट होता है कि पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग ना की जाए कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उन्हीं को बेनिफिट मिला है, जो पर्पस है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसके लिए ब्रॉडली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैग ऑडिटिंग करता है। लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं थ्रू वॉलंटियर पार्टिसिपेशन सोशल ऑडिटिंग करें और ये मैंडेट करें कि हाँ भाई जो तालाब बनना था वो बना है, जो स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो हुआ है, विधवाओं के लिए जो पेंशन मिलनी थी वो मिली है, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी उन्हीं को मिली है, राइट। तो प्रोमिनेंटली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो लोकल लेवल को एम्पावर करने में थ्रू द यूज ऑफ दिस सोशल ऑडिट इंश्योर करती हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो एंड ब्रॉडर रूल ऑफ लॉ हो, राइट, रूल ऑफ लॉ हो, राइट। इंटेंडेड बेनिफिशियरीज जो है, इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिले, राइट, that means entitlement of benefits, ये थ्रू दिस मैकेनिज्म प्रोमिनेंटली जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश इंश्योर करती है, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से ब्रॉडर अगर हम पॉजिटिव डायमेंशन में इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये 3-4 पॉइंट्स के हम यहाँ इफेक्टिवनेस जो है गुड पॉइंट्स दे सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी थ्रू सोशल ऑडिट इंश्योर कर रही है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रही है, राइट, एंटाइटलमेंट ओनरशिप दे रही है, बियॉन्ड इकोनॉमिक वायबिलिटी वो कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बूस्ट करता है, सोशल इंक्लूसिविटी को उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली थ्रू वुमेन, एससी, एसटी एंड ओबीसी के पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है प्रमोट किया गया है। सब्सिक्वेंट ब्रॉडर लेवल पे जो है एक रूरल लेवल पे एक इंडिविजुअल को एम्पावर करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग में प्रोमिनेंटली इफेक्टिव रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हाउएवर क्योंकि यहाँ इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है तो अपॉर्चुनिटीज जो भी लेके आए उसके साथ कुछ नुआंसेस है, कुछ चैलेंजेस हैं, वो भी हमें इस क्वेश्चन के आंसर में सेकंड पार्ट में जो है चैलेंजेस में मेंशन करते हुए हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। तो सेकंड पार्ट में हम जो है यहाँ पे ब्रॉडर चैलेंजेस के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। चैलेंजेस, तो ब्रॉडर चैलेंजेस उत्तर प्रदेश में रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या रहा है। तो सबसे पहले हम 3Fs के बारे में बोल सकते हैं, funds, functions and functionaries। दैट मीन्स जो फंड का डेवोल्यूशन है, जो फंड का डेवोल्यूशन किया गया है रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ उत्तर प्रदेश वो एबिसमली लो है, लो डेवोल्यूशन ऑफ फंड है। और जो फंड्स फाइनेंस कमीशन द्वारा रिकमेंड भी किए गए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टाइड ग्रांट्स हैं, टाइड ग्रांट से कंडीशनल ग्रांट्स दिए गए हैं। दैट मींस फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश इज प्रोमिनेंटली लो, राइट। बियॉन्ड फंक्शन की बात की जाए तो 28 to 29 आइटम्स आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, राइट। तो जो लीस्ट ऑफ आइटम्स मेंशन किए गए हैं जिसपे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गवर्न कर सकता है वो क्वाइट लो है। तो ग्रेटर डिसेमिनेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन जो है
इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। बियॉन्ड दिस लिस्ट कुछ और एडिशनल पावर्स देने चाहिए, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट लूप होल है। बियॉन्ड दैट फंक्शनरीज की जो कैपेसिटी है एट द लोकल लेवल, वो इंडिविजुअल्स इतने प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, राइट। उनकी कैपेसिटी इतनी ट्रेंड नहीं, यानी कि जो भी फंक्शनरीज हैं इतने वेल इक्विप्ड नहीं है कि प्रोमिनेंट एडिक्वेट डिसीजन मेकिंग ले सके। दस यहाँ पे जो फंक्शनरीज हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करने की जरूरत है। तो ये 3F के डायमेंशन से सबसे पहला जो है इफेक्टिवनेस के पर्सपेक्टिव से लूप होल हम मेंशन कर सकते हैं। बियॉन्ड कुछ और प्रोमिनेंट इश्यूज एसोसिएटेड रिगार्डिंग दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में आप देखें रूरल एरियाज में, तो अब ग्रास रूट लेवल पे क्योंकि फंड का डेवोल्यूशन विद टाइम बढ़ता जा रहा है, तो एक बहुत ही मनी मेकिंग फील्ड बनती जा रही। तो जो भी प्रधान है, जो भी इलेक्टेड प्रधान है द रूरल लेवल पे, वो आप देखेंगे वहां लोकल लेवल पे जनरली जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी मसल पावर ज्यादा कंटेन करते हैं, वो इन इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का ज्यादा रोल अब बढ़ता जा रहा है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है हैम्पर कर रही है, राइट। बियॉन्ड देयर आर इफेक्टिव मेजर्स लाइक रिजर्वेशन, SC STs OBCs के लिए रिजर्वेशन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे डमी कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं। डमी कैंडिडेट्स इन द सेंस कि जो सीट SC ST या OBCs के लिए रिजर्व्ड हैं, वो किसी के नॉमिनी है, किसी जनरल कैटेगरी या किसी पावरफुल कैंडिडेट्स के नॉमिनी जो उनके बिहाफ पे इन रिजर्व सीट्स पे कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि कोर पर्पस है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं। तो डमी कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ा रैम्पेंट इशू है जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस को कम करता है। सब्सिक्वेंट इश्यूज लाइक प्रधानपति। अब ये प्रधानपति क्या है? Seats are reserved for women candidates to be a प्रधान और local level nominee for this पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये women जो होती हैं रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ डमी कैंडिडेट रिगार्डिंग OBCs और SCs के लिए, वैसे प्रधानपति में जो women की सीट्स रिजर्व्ड है, उनके हस्बैंड के बिहाफ पे वो women कैंडिडेट्स खड़ी होती है, और उनका जो पावर है, जो उनका रोल और फंक्शन और पावर है, यूजुअली उनके हस्बैंड द्वारा जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये एक लूप होल है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बियॉन्ड अवेयरनेस का एक इशू क्वाइट प्रोमिनेंट है, ऑल बिकॉज उत्तर प्रदेश में अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन में ही लिटरेसी है। 67% ऑफ द पॉपुलेशन में ही लिटरेसी है एज पर 2011 सेंसस। तो मेजॉरिटी ऑफ द मासेस अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज, अपने फंक्शंस को लेके अवेयर नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एक प्रोमिनेंट इशू बना हुआ है रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ इफेक्टिव ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इन उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बियॉन्ड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि इश्यूज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए हाउसेस बनाए गए उतने इफेक्टिव नहीं है। लो इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज के मॉडर्न डे में मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ही किए जा रहे हैं, आधार इनेबल्ड है। तो अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इनसे एम्पावर्ड नहीं, तो एक इफेक्टिविटी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं नेगेटिवली हैम्पर करती हैं। सो दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स जो कि हम इस 125 वर्ड में, इतने पॉइंट्स तो आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, लेकिन हाँ यू कैन मेंशन 4 पॉइंट्स उधर और 4 पॉइंट्स इधर अगर आप एड्रेस कर लें तो सूटेबली इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को प्रोमिनेंटली जो है आप एड्रेस कर सकते हैं, राइट। यू कैन एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर कि उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट लेवल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितना इफेक्टिव रहा है। दस इन द एंड, इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट दस with effective measures like increasing awareness in the masses, ensuring the reservation of benefits is duly addressed, जो SC ST या OBC से उन्हीं को सीट्स मिले, राइट, ये effectively addressed हो। and subsequently the physical capacity of the panchayati raj institution need to be further enhanced, empowered,
उनको जो है फिजिकल कैपेसिटी एनहेंस की जाए, विथ लोकल टैक्सेशन दिया जाए, कुछ एरिया में उनको जो टैक्सेशन पावर बढ़ाए दिया जा सके, और उनकी जो अपने लोकल रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है वो इम्प्रूव की जाए। एंड सब्सिक्वेंटली ऊपर से स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग फाइनेंस एलोकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन, वो भी सूटेबली जो विद टाइम एड्रेसिंग द राइजिंग पॉपुलेशन, उसको एड्रेस करते हुए फिजिकल एलोकेशन भी आप जो है इन द लार्जर कैपेसिटी जो इंक्रीज किया जाए। और ये सारे मेजर जो इंप्रूवमेंट इन द कंक्लूजन पार्ट, क्योंकि हमने यहाँ चैलेंजेस को बताया, तो अपने कंक्लूजन पार्ट में इन मेजर्स को एड्रेस करते हुए इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को प्रोमिनेंटली जो है 125 वर्ड जो है सुटेबली एड्रेस करके जो है क्लोज कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टॉक्स अबाउट डिस्कस द रोल ऑफ लोकायुक्त इन कर्बिंग करप्शन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में करप्शन को कर्ब करने के लिए लोकायुक्त की क्या क्या रोल है, उस पर हमें मेंशन करना। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण में लोकायुक्त की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एक 8 मार्कर क्वेश्चन फॉर 125 वर्ड। शॉर्ट एंड प्रेसाइज हमें जो है इस क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करना है कि लोकायुक्त की क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे आएंगे एंड वी विल एड्रेस कि लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त जो है एट द स्टेट लेवल एक कंटेम्प्रेरी, एक पैरेलल एम्बुड्समेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग कर्बिंग ऑफ द करप्शन। सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है। लोकपाल एक्ट 2013 में आया था, एज यू नो कि अन्ना मूवमेंट प्रोमिनेंटली इसी पे हुआ था, जस्ट टू कर्ब करप्शन। करप्शन को कर्ब करने के लिए ऑल्दो सीबीआई, सीवीसी, ईडी जैसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज या बॉडीज हैं जो करप्शन के अगेंस्ट में काम करते हैं, लेकिन फर्दर जो है लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त जो है सेंटर और स्टेट पे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो कि करप्शन को कर सके, राइट। तो इन्हीं के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमें उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की भूमिका के बारे में डिस्कशन करना है। तो लोकायुक्त is an important ombudsman ensuring the rule of law and preventing corruption at the state level, prominently Uttar Pradesh. Thus in this backdrop, Uttar Pradesh Lokayukt Act 1975 ensures for an institution of लोकायुक्त, राइट। तो हमने प्रोमिनेंटली अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन मेंशन कर दे कि एक इंपॉर्टेंट एम्बुड्समैन है, राइट, जो कि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। हाउ? बाय प्रिवेंटिंग करप्शन जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए लोकायुक्त जो है प्रोमिनेंटली स्टैब्लिश किया गया है। एंड एट दीज इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश एट द स्टेट लेवल। प्रोमिनेंटली हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश किया गया थ्रू व्हाट? थ्रू यूपी लोकायुक्त 1975 जो है प्रोमिनेंटली लोकायुक्त एस एन अम्बुड्समैन जो है उत्तर प्रदेश में जो है स्टैब्लिश किया गया। इसका कोर पर्पस जो है करप्शन को प्रिवेंट करना, राइट। करप्शन को प्रिवेंट करना ये इसका कोर पावर एंड कोर रोल है, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इस 3-4 फैक्ट्स हैं, हम इसके इंट्रोडक्शन को रिगार्डिंग डेटा कि कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है इसके एस्टैब्लिशमेंट को, एंड सब्सिक्वेंट जो अब हम एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कि इनका ब्रॉडर फंक्शन क्या है, किस लिए एस्टैब्लिश किया है, इसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ अब लोकायुक्त के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल या फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं, इनके ब्रॉडर अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो लोकायुक्त जो है प्रोमिनेंटली एट द स्टेट लेवल जो है गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं। गवर्नर अपॉइंट्स द लोकायुक्त, राइट। along with the governor, chief justice of concerned high court
कंसर्न हाई कोर्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड सब्सिक्वेंटली चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के अलावा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है ऑफ द स्टेट है, एक 3 मेंबर कमिटी ब्रॉडली जो है कि जो है लोकायुक्त को एट द स्टेट लेवल जो है प्रोमिनेंटली अपॉइंट करती है, राइट। तो दीज आर द ब्रीफ पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस लोकायुक्त। अब इस इनके स्पेसिफिक रोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ आयुक्त इन लोकायुक्त इन कर्बिंग करप्शन, इनका ब्रॉडर रोल क्या है। So we can put an heading role of लोकायुक्त, राइट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है एज टू एड्रेस द इशू ऑफ करप्शन, टू एड्रेस द इशू ऑफ करप्शन, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोल है टू एड्रेस द इशू ऑफ करप्शन। करप्शन से रिलेटेड जो भी मिसहैपनिंग्स हैं या जो भी इश्यूज हैं उनको प्रोमिनेंटली जो है लोकायुक्त जो है एड्रेस करता है। किसके अगेंस्ट में, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, एमएलएस हुए, राइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुए, ABC जिस भी रैंक पे हो, तो प्रोमिनेंटली इन ऑफिशियल्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अगेंस्ट में जो है प्रोमिनेंटली अगर कोई भी करप्शन का इशू या मुद्दा उठ रहा है तो प्रोमिनेंटली इसको एड्रेस करने के लिए जो लोकायुक्त है ये इशू को एड्रेस करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, राइट। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करता है कि अगर कोई भी ऐसी रॉन्ग डूइंग्स देखने को मिली हैं कि कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिशियल किसी स्कैम में इन्वॉल्व है, प्रोमिनेंटली किसी इशू या स्कैम में इन्वॉल्व है, तो उसके अगेंस्ट में जो है इंडिपेंडेंट इंटिगेशन को जो इन्वेस्टिगेशन को जो इंश्योर करता है। सब्सिक्वेंटली एक मोरल डिटरेंट अगेंस्ट मिसकंडक्ट ये सर्व करता है, राइट। एक मोरल डिटरेंट है, सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एक मोरल डिटरेंट अगेंस्ट मिसकंडक्ट कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कुछ करप्शन जैसे इशू में लिप्त है या ऐसा थॉट भी आ रहा है तो उसके माइंड में ये एक मोरल फियर होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस लाइक लोकायुक्त आर देयर जो कि ऐसे करप्शन जैसे इशू को इंडिपेंडेंटली जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव कि कौन सी पार्टी जो है इन पावर है, राइट, कौन सी पार्टी इन द पावर है, उसके इरेस्पेक्टिव जो है ऐसा मोरल डिटरेंट ये काम करती है, राइट। सब्सिक्वेंट इसके इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इट एड्रेसेस द पब्लिक ग्रीवेंसेस, इट एड्रेसेस एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करती है ये लोकायुक्त जैसा इंस्टीट्यूशन की ये जो भी विसल ब्लोअर है, जो भी विसल ब्लोअर है या सोसाइटी का कोई भी इंडिविजुअल ऐसे करप्शन जैसे इशू को उजागर कर रहा है तो वो एड्रेस करती है उनकी पब्लिक ग्रीवेंसेस को और इंश्योर करती है कि पब्लिक में जो है ब्रॉडर पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लेके जो फेथ स्टोर्ड रहे, राइट, फेथ इंस्टीट्यूट स्टोर्ड रहे कि अगर कुछ भी अनड्यू एक्टिविटी हो रही है तो देयर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक लोकायुक्त जो कि ब्रॉडली इस इशू को जो है प्रोमिनेंटली एड्रेस कर सकते हैं, सूटेबली चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखते हैं ताकि रूल ऑफ लॉ जो है प्रोमिनेंटली एक स्टेट में इंश्योर्ड रहे। एंड सब्सिक्वेंटली एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन लाइक लोकायुक्त जो है इट सजेस्ट suitable reforms needed for effective governance, right। लोकायुक्त का रोल क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग कोई भी रिफॉर्मेटिव मेजर सजेस्ट करना है जिससे पब्लिक गवर्नेंस में या गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में एक इफेक्टिविटी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, करप्शन जैसा इशू ना हो, उस पे लोकायुक्त एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स एंड विद फैक्चुअल इनपुट अलोंग विद द एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स लोकायुक्त ने टाइम अगेन हाईलाइट किए हैं जहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू करप्शन मिसकंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये जो है लार्जली हाईलाइट में। जस्ट फॉर एग्जांपल NRHM का जो इशू है 2005 में जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो स्कैम हुए थे उसमें लोकायुक्त की एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंड बियॉन्ड सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड पे n नंबर ऑफ एग्जांपल जो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग रोल ऑफ द लोकायुक्त। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ चैलेंजेस क्या हैं?
चैलेंजेस रिगार्डिंग जो लोकायुक्त में है, कुछ चैलेंजेस हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इरेगुलर अपॉइंटमेंट होता है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त एक प्रोमिनेंट इशू है। स्टेट एक रिलेक्टेंस शो करते हैं प्रोमिनेंटली। उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि एक टाइम गैप आ जाता है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त। ऐसे ऑफिशियल्स का जो है अपॉइंटमेंट नहीं होता। पॉलिटिसाइजेशन का एक मुद्दा है, राइट, पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो जाता है। ये एक इशू जो है प्रोमिनेंट देखा गया। बियॉन्ड लोकायुक्त की खुद की अपनी कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, राइट, डजंट हैव एनी एनफोर्समेंट एजेंसी। कि अगर करप्शन जैसा इशू है तो खुद लोकायुक्त की ऑफिशियल जो इसके इंक्वायरी करिए, यूजुअली जो सजेस्ट करती है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है, राइट। एंड बियॉन्ड दैट जो स्टाफ हैं वो इनएडिक्वेट हैं रिगार्डिंग द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी गई हैं। उनका स्टाफ जो है लोकायुक्त जैसे इंस्टीट्यूशन का जो है वो एक इतना इक्विप्ड नहीं है, इनएडिक्वेट है। और रिसोर्सेज जो भी हैं, रिसोर्सेज जो भी दिए गए उन पे भी ह्यूज कंस्ट्रेंट है। तो ब्रॉडर इशू रिगार्डिंग लोकायुक्त जो है एक प्लेगिंग इशू है कि ऑल्दो लॉ जो है इन द 1975 लोकायुक्त एक्ट उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था कि करप्शन जैसे इशू को एड्रेस किया जाएगा एंड रूल ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश होगा। उनके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स भी रहे हैं कि जैसे ऐसे एन नंबर ऑफ इशूज के केसेस में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या लेजिस्लेटर ने जो भी करप्शन जैसा इशू या स्कैम किया है उसको उजागर करने में लोकायुक्त ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। एक चेक एंड बैलेंस का रोल भी लोकायुक्त प्रोमिनेंटली प्ले करता है। लेकिन जो ब्रॉडर इश्यूज हैं कि इनका इरेगुलर अपॉइंटमेंट है, ऑल्दो इंस्टीट्यूशन है, पर लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है इस सीट को। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ रिसेंट इसको अमेंड करके जो टेन्योर ऑफ द सर्विस ऑफ लोकायुक्त है उसको रिड्यूस करके 8 से 5 साल कर दी गई है, राइट। एंड मैक्सिमम जो है 70 साल की एज रखी गई है, 70 ईयर्स ऑफ एज फॉर दिस ऑफिशियल्स इन उत्तर प्रदेश। तो ये टाइम एंड अगेन जो है ऐसे इंटरफेरेंसेस थ्रू द लॉ जो है इसके इंडिपेंडेंस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लेके आता है। एंड सब्सिक्वेंटली खुद इसकी अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है जो कि ये इन सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो ये भी एक इनएडिक्वेट है रिगार्डिंग इट्स इन्फोर्समेंट कि एक टूथलेस टाइगर की तरह है जिसको अगर आप पावर नहीं देंगे तो टूथलेस टाइगर की तरह ये एजेंसी है। तो प्रोमिनेंटली इस तरह जो है लोकायुक्त जो है अलॉन्ग विथ इट्स इफेक्टिवनेस एंड सर्टेन डेफिशिएंसी हम जो अपने इस मॉडल आंसर में इंश्योर कर सकते हैं। दस इन द एंड पार्ट वी नीड टू राइट इन द कंक्लूजन कि लोकायुक्त have played a vital role in enforcing rule of law as well as preventing corruption. However, adequate measures like empowering this lokayukt institutions along with regular elections या regular appointment of the lokayukt in their due positions along with giving suitable powers and functions, more suitable powers and functions to make it more strong institution is the need of hour. Thus lokayukt can function its due core soul and spirit enforcing good governance in उत्तर प्रदेश, राइट। तो हम सजेस्टिव मेजर्स दे सकते हैं कि लोकायुक्त को हमें जो एम्पावर करने की जरूरत है, जो भी सूटेबल पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है, इनकी जो रिसोर्स डेफिशिएंसी है उसको रिसोर्स कैपेसिटी में तब्दील की जाए, इनका रेगुलर अपॉइंटमेंट हो, राइट, कोई गैप ना बिल्ड हो, राइट, और पॉलिटिसाइजेशन जैसा इशू जो है उसको सूटेबली एड्रेस किया जा सके। बस इस तरह से हम इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को जो कि प्रोमिनेंटली हमें रोल ऑफ लोकायुक्त इन कर्बिंग उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंटली डिस्कस करने को बोल रहा है। तो 4-5 पॉइंट मेंशन करके अलोंग विद सुटेबल इश्यूज और सॉल्यूशन इन द कंक्लूजन मेंशन करके इस 125 वर्ड के क्वेश्चन को हम सुटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर सेक्शन बी, सेक्शन बी की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोर प्रोमिनेंटली सेक्शन बी जो है आपके 12 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 200 वर्ड्स। सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स के हैं एंड यू हैव टू एड्रेस द आंसर्स इन अराउंड 200 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है टॉक्स अबाउट इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है प्रोमिनेंटली इंडिया का, उसका उत्तर प्रदेश में क्या ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ा है उसे हमें जो है बताना है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करें, राइट। नाउ इस क्वेश्चन के आंसर को हम
रिप्रेजेंट करते हुए जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी हमें अराउंड 30 to 40 वर्ड्स एट अ मैक्स जो है हमें रिप्रेजेंट करना है, जिसमें हमें प्रोमिनेंट यूज ऑफ फैक्ट्स, डेटा, या फिर कुछ भी सब्सटैंशिएट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, उसको एड्रेस करना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि जो लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं कि ये ज़मीन किसकी है, इसका ओनरशिप कौन है, किसके अंडर में पोजीशन है, यानी कि जो टर्म्स लैंड रेवेन्यू में प्रोमिनेंटली यूज़ किए जाते हैं, चकबंदी विभाग में प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में जो है यूज़ किए जाते हैं, खतौनी और खसरा टर्म यूज़ किया जाता है। खतौनी और खसरा, आप हमेशा देखेंगे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है, टर्म्स का यूज़ किया जाता है। खतौनी यानी कि जो लैंड है वो किसकी है, खसरा इसकी मीन वाइल जो ओनरशिप, खेती कौन कर रहा है या जो उस पर पोजिशन किसका है, वो प्रोमिनेंटली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक रैम्पेंट इशू है कि उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंटली इंडिया का अराउंड 7.4% लैंड मास कैरी करता है, इसका जो जोग्राफिकल एरिया एक्सटेंड करता है अराउंड 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, राइट, 928 किलोमीटर स्क्वायर, एंड विद पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़। 24 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया के 7.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया में रहती है। दैट मीन्स कि इतनी वास्ट पॉपुलेशन इतने लिमिटेड एरिया में रहती है, तो जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश की है अराउंड 829 है एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है वो 829 है। दैट मींस इट इज सिग्निफिकेंटली हाई, बहुत ही कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर है उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया कम है। दैट मीन्स लैंड के लिए डिस्प्यूट होना क्वाइट ऑब्वियस है। क्वाइट ऑब्वियस है कि जमीन के लिए झगड़ा होगा, विवाद होगा, पोजीशन के लिए मारामारी होगी। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए जो लैंड रिकॉर्ड है उनको डिजिटाइज करने का डिजिटल फॉर्म में ऑन कंप्यूटर अवेलेबल हो सारा डेटा की प्रॉपर्टी किसकी है, किसके ओनरशिप में है, और इसकी जो भी लीनियज चली आ रही है वो सब सारे डेटा जो फाइल्स में बंद थे, राइट, और जिनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता था। आप पूरा जो है सारी डिटेल जो है निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारा डिबेट, बहुत सारे इशू, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिस्कशन होते थे जो कि करप्शन को परपेचुएट करता था। उसको एड्रेस करने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लेके आया गया। नाउ इस डेटा का हम यूज करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में हम इस डेटा का प्रोमिनेंट यूज करेंगे कि यूपी होल्ड्स अराउंड 7.3% area of India with high population of around 25 crore, making Uttar Pradesh significantly dense populated state। फैक्ट में हम डेंसिटी 829 एज पर सेंसस 2011 का रेफरेंस दे देंगे। दस dispute for land is inevitable, hence Digital India Land Record Modernization Program started in 2008 and revamped in 2016 holds due significance for उत्तर प्रदेश, राइट। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में प्रोमिनेंटली यहाँ पे कुछ फैक्ट को रिप्रेजेंट किया रिगार्डिंग चैलेंजेस कि उत्तर प्रदेश में क्या चैलेंजेस है रिगार्डिंग डेंसिटी, रिगार्डिंग पॉपुलेशन और जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, यानी कि उत्तर प्रदेश 7.3% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया होल्ड करता है विथ
पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 225 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को ये सिग्निफिकेंटली डेंस बनाता है। डेंस डेटा सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, अराउंड 829 एज पर सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस 2011, दैट इज 829। तो ये डेटा हमारे इस बात को सब्सटैंशिएट करता है कि इतनी डेंस पॉपुलेशन है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि लैंड ऐसा रिसोर्सेज पे क्वाइट स्ट्रेन पड़ेगा, क्वाइट प्रेशर पड़ेगा, लोगों में लैंड की पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट फॉर लैंड के इशू को हैंडल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लेके आई, जो कि फर्दर रिवैम्प कर दिया गया इन द ईयर 2016 को, जो फर्दर इसको रिवैम्प करके मोर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए प्रोमिनेंटली जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को ब्रॉडर लेवल पे लेके आया गया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्रोमिनेंटली सेंटर सेक्टर स्कीम है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, प्रोमिनेंटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नाउ क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो इनिशिएटिव डिजिटाइजेशन का रिगार्डिंग लैंड रिकॉर्ड्स का जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसके क्या ब्रॉडर इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में है, वो हमें जो है ब्रॉडली जो है इवेलुएट करना। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन के बाद इस क्वेश्चन के आंसर के कोर बॉडी ऑफ उस पे आ जाएंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑन उत्तर प्रदेश। तो ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहला जो इम्पैक्ट है इस पे वो कि it has led to computerization of all land record, computerization, or for that matter digitization of land records। इसका ब्रॉडर बेनिफिट क्या है? that means it ensures ease of information, it broadly saves the time, right? तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स प्रोमिनेंट क्वाइट हेल्पफुल है, राइट? सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा प्रेशिंग इश्यूज उत्तर प्रदेश में विद रिगार्ड टू लैंड था, वो था लैंड से डिस्प्यूट रिलेटेड, राइट? तो इट एंश्योर्ड प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिस्प्यूट। गांव में आप देखो जमीन के लिए कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर शहरों में भी अभी तो प्रॉपर्टी डीलर्स आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बिकॉज लैंड की ओनरशिप में काफी कंफ्यूजन था, ऑल बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द फाइल्स। तो जब ऐसे डिजिटाइज किए जाएंगे लैंड रिकॉर्ड्स, तो दैट हैज एंश्योर्ड प्रिवेंशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ऑल बिकॉज की टर्म जो है खतौनी एंड खसरा, खतौनी जो है एक डेटा कंटेन करती है कि आखिर जमीन किसकी है, पहले किसकी थी, या इनके पूर्वज कौन से, एक पूरे लीनियज जो ओनरशिप ऑफ द लैंड जो है, राइट, पूरी जो है खतौनी में मेंशन रहती है। तो कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द क्लैरिटी ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, किस जमीन का मालिक कौन है, आगे आने वाले जो उनके किसी XYZ के जो बच्चे प्रोजेनी से उनके नाम पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीशन जमीन की ओनरशिप रहेगी। एंड खसरा प्रोमिनेंटली जो था ओनरशिप को होता है, अभी टीलिंग कौन कर रहा है, कौन खेती कर रहा है, इस पे किसके पास ये अभी मीनवाइल इसका पोजीशन है। तो ये क्लैरिटी जो है लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की वजह से डिजिटाइज डेटा अवेलेबल है। तो ये जो है ये डेटा का जब मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो इससे क्लियर ओनरशिप ऑफ द लैंड जो है, ओनरशिप ऑफ द लैंड में जो है क्वाइट क्लैरिटी है। एंड विद सब्सिक्वेंट उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लाइक भूलेख प्रोजेक्ट जो है, भूलेख प्रोजेक्ट जो कि लैंड के डिजिटाइजेशन से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली एक ई गवर्नेंस मेजर जो उत्तर प्रदेश में इस इशू से लिया था। तो प्रोमिनेंटली लैंड डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने में ये इनिशिएटिव क्वाइट हेल्पफुल है। बियॉन्ड आप देखेंगे ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस भी किया गया है फॉर द स्कीम PM स्वामित्व योजना। रूरल एरियाज में ड्रोन से जो है सर्विलियंस किया गया है
राइट। तो क्लियर डिमार्केशन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग लैंड, की लैंड किसका है, किसके ओनरशिप में, तो कोई भी डिस्प्यूट जो है लैंड से एसोसिएटेड नहीं होगा। दैट मींस इट विल प्रिवेंट ब्रॉडर डिस्प्यूट, और इससे रिलेटेड जो भी क्राइम है, क्राइम लाइक मर्डर हो जाते हैं, किडनैपिंग हो जाती है, फोर्सफुल जो है लैंड का कन्वर्जन दूसरे के नाम पे सेल कर दिया जाता है, ये सारे जो चीज हैं वो प्रिवेंट हो सकेंगे, राइट। सब्सिक्वेंट बेनिफिट अगर हम बोलें इस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड स्कीम के बारे में है, तो इट इन्फोर्सेस ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, राइट। ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स लाइक पीएम किसान योजना, स्कीम्स लाइक पीएम किसान योजना, इसमें फार्मर्स को, जो फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपए की किस्त जो है सालाना दी जाती है, 2,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में। तो जब जमीन के डेटा, लैंड के डेटा रिगार्डिंग खतौनी और खसरा के अमाउंट में जो अब डिजिटली अवेलेबल है, तो फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना थ्रू दिस रिकॉर्ड, थ्रू दिस डेटा क्वाइट इजी एंड अफोर्डेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि बोगस लीकेज ऑफ दिस फंड्स नहीं हो पाएगा, राइट। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। बियॉन्ड लैंड ऐसा कोलेटरल जो है, कोलेटरल अगर आप लोन लेने जाते हैं फार्मिंग के लिए, राइट, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या जो भी आप जो फार्मिंग लोन लेने जाते हैं, तो अगर लैंड की ओनरशिप आपकी जो है मेंटेन की गई, डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, तो आप इजियर वे में जो है लोन को एफोर्ड कर सकते हैं। लोन एफोर्डेबिलिटी आपको जो है इजियर वे में ऐसे लैंड को कोलेटरल दिखा के कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास क्लैरिटी है आपके लैंड से रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है, राइट। तो ये कुछ ड्यू मेजर्स हैं रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया लैंड, और फर्दर और भी ड्यू मेजर्स हैं, कि ये प्रोमिनेंटली जो उत्तर प्रदेश में जो है इट विल प्रमोट, उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली इट विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड डेवलपमेंट, प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट। कोई भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा प्रेसिंग इशू जो है कहीं पे भी, प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में लैंड एक्विजिशन का एक इशू बहुत रैम्पेंट है, राइट। लैंड एक्विजिशन का इशू, तो विथ दिस डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड एक्विजिशन है, इसका जो ओनर है, कितनी लैंड उसके पास है, एंड सब्सिक्वेंट जो भी उसको रेमुनरेशन या जो भी आपको रिहेबिलिटेशन के लिए उसको फंड देना है, राइट, वो जो है प्रोमिनेंटली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो लैंड एक्विजिशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जब लैंड एक्विजिशन में जब जो टाइम डिले होता था, सब्सिक्वेंट सालों साल लग जाते थे लैंड को एक्वायर करने में, राइट, क्योंकि ओनरशिप का ही नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है, तो जो टाइम गैप है वो बहुत कम मिनिमाइज होता जाएगा डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन। दैट मीन्स कि बिजनेस को स्टैब्लिश करना, राइट, बिजनेस को स्टैब्लिश करना या इंडस्ट्रीज को लगाना क्वाइट इजियर एंड इफेक्टिव होगा। सब्सिक्वेंट जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनकी लैंड एक्वायर की जा रही है, जिनकी भी जमीन ऐसे प्रोजेक्ट्स में जा रही है, उनको सूटेबल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन एज पर मार्केट रेट जो प्रोवाइड किया जा सकता है। दीज आर द ब्रॉडर जो है कुछ पॉइंट्स हम इस आंसर्स में लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा, इन्वेस्टमेंट को लेके आएगा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ द लैंड, वो सूटेबली एड्रेस हो सकेगी, राइट। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट फार्मर्स को होती है, तो लैंड अगर प्रॉपरली डेटा अवेलेबल है रिगार्डिंग ओनरशिप, तो ईजियर वे में उनको लोन मिल सकता है। बियॉन्ड और भी है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड जो भी हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। दैट मीन्स जो क्राइम है, क्राइम रिलेटेड टू द लैंड, जस्ट फॉर एग्जांपल मर्डर, किडनैपिंग, जैसे हमने डिस्कस किया, ये प्रिवेंटली लो होता जाएगा। सब्सिक्वेंट ब्रॉडर जो है जो ई गवर्नेंस का मेजर है या गुड गवर्नेंस का है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, राइट। वो सारी ट्रांसपेरेंसी थ्रू दिस कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये चीज स्मूथन अप कर सकेंगे, जिससे ईज ऑफ इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होगी रिगार्डिंग लैंड का ओनरशिप। लैंड का ओनरशिप से क्वाइट इफेक्टिवली जो है हमें सूटेबली जो एड्रेस कर सकते हैं। एंड इन द ब्रॉडर टर्म ये जो है आप करप्शन जैसे इशू को भी एड्रेस करने में क्वाइट हेल्पफुल होगा। इसो ये एक पॉइंट हम यहाँ और मेंशन कर सकते हैं, इट टैकल्स करप्शन को जो टैकल करने में ये सूटेबली इफेक्टिव होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब
लैंड रिकॉर्ड का जो है डिजिटाइजेशन हो रहा है, किसके नाम से जमीन आवंटित है ये डिजिटल डेटा में अवेलेबल है। दैट मीन्स पहले क्या होता था, लोग जो है अगर करप्शन के फॉर्म में अगर पैसा कमाते थे और जमीनें खरीदते थे तो अपने नौकरों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम जनरली उन जमीन की नाम नेमिंग कर देते थे। तो डिजिटाइज फॉर्म में ऐसे ट्रांसपेरेंट वे में अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ईजियर टू आइडेंटिफाई होगा। इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए इशूज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी इशू को हैंडल करना क्वाइट ईजियर एंड इफेक्टिव हो जाएगा। तो करप्शन को भी कहीं। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर सेक्शन बी, सेक्शन बी की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोर प्रोमिनेंटली सेक्शन बी जो है आपके 12 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 200 वर्ड्स। सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स के हैं। यू हैव टू एड्रेस द आंसर्स इन अराउंड 200 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है टॉक्स अबाउट इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है प्रोमिनेंटली इंडिया का, उसका उत्तर प्रदेश में क्या ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ा है उसे हमें जो है बताना है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करें। राइट नाउ इस क्वेश्चन के आंसर को हम रिप्रेजेंट करते हुए जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी हमें अराउंड 30 to 40 वर्ड्स एट अ मैक्स जो है हमें रिप्रेजेंट करना है, जिसमें हमें प्रोमिनेंट यूज ऑफ फैक्ट्स, डेटा या फिर कुछ भी सब्सटैंशिएट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, उसको एड्रेस करना होता है। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि जो लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं कि ये जमीन किसकी है, इसका ओनरशिप कौन है, किसके अंडर में पोजीशन है, यानी कि जो टर्म्स लैंड रेवेन्यू में प्रोमिनेंटली यूज किए जाते हैं, चकबंदी विभाग में प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में जो है यूज किए जाते हैं, खतौनी और खसरा टर्म यूज किया जाता है। खतौनी और खसरा आप हमेशा देखेंगे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है, टर्म्स का यूज किया जाता है। खतौनी यानी कि जो लैंड है वो किसकी है, खसरा इसकी मीन वाइल जो ओनरशिप खेती कौन कर रहा है या जो इस पे पोजीशन किसका है वो प्रोमिनेंटली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक रैम्पेंट इशू है कि उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंटली इंडिया का अराउंड 7.4% लैंड मास कैरी करता है। इसका जो जोग्राफिकल एरिया एक्सटेंड करता है अराउंड 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, राइट, 928 किलोमीटर स्क्वायर एंड विद पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़। 24 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया के 7.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया में रहती है। दैट मीन्स कि इतनी